वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि जमहूरियत को मुझसे कोई खतरा नहीं। पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और अच्छे फैसले की तवक्को है। वो ताजिकिस्तान से वतन वापसी पर तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खसूसी जियो न्यूज आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, क्या कहना था वजीर आज़म का? अब सर कोमल, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया है और वापसी पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। और इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने 2 पहलुओं पर बात की। एक तो ताजिकिस्तान का जो दौरा था उस दौरान 1000 जो कासा का जो प्रोजेक्ट है, यानी तवानाई का जो मंसूबा है, बिजली पाकिस्तान को 1000 मेगावाट मिलनी है, उसकी कामयाब उस जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में उन्होंने बात की है। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें अभी भी जारी रखी हैं, लेकिन जो हालात कश्मीर में पैदा किए हैं भारत ने, उससे कोई अभी बिजनेस की बात नहीं हो सकती है। हालात को बेहतर करने के लिए मजालिम बंद करने होंगे मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत को। और उन्होंने इस बात को भी इंदिया दिया कि मोदी की हलफबरदारी में भी उनके जाने का इस बात का इजहार था कि हम हालात की बेहतरी चाहते हैं। अब मामला जो दूसरा उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है और बड़ी तफसील से सवालों के जवाब दिए हैं साफियों को, वो है पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त भूचाल आया हुआ है और JIT जो कार्रवाई कर रही है और जो पनामा लीक्स की तहकीकात चल रही हैं, उस पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि मजलूम तो हम हैं और एहतसाब और हिसाब भी हमारा हो रहा है। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो मुतमिन हैं जो अब तक कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि कोई उनको यही इल्जाम के हद तक ही बता दे कि कहां पर कोई एम्बेजलमेंट हुई है, मुल्क का खजाना कहां पे लूटा गया है, उन्होंने क्या ऐसी कोई जुर्म किया है जिसके मुतल्लिक एहतसाब की बातें हो रही हैं। और ये एहतसाब किस चीज का हो रहा है? क्या कौमी खजाने में कोई खुटपुट हुई है, कौमी खजानों में कोई लूट खसूट हुई है? ये जो सारा कुछ मामला है ये उन्होंने बताया कि वो JIT के सामने भी उन्होंने उठाया था, लेकिन JIT के पास कोई इसका जवाब नहीं था। ये भी उन्होंने कहा कि जिसने एटमी धमाके का बटन दबाया उसी का एहतसाब किया जा रहा है, हालांकि उसको गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए था, कोई तमगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन एक जाली किस्म का एहतसाब हो रहा है। उन्होंने इस बात पर दुख का इजहार किया कि बाज लोगों ने धरना किया 2014 में और उन्होंने देख लिया कि उसको क्या अंजाम हुआ, फिर उसके बाद वो हर साजिश में शरीक रहे और करते भी रहे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन करने की कोशिश की गुज़श्ता साल उन्होंने, उसमें भी उनकी नाकामी हुई और उन्होंने ये कहा कि अब भी वो ऐसे अनासर से निमट लेंगे। एक साथी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सवाल ये था कि चीफ जस्टिस से रुजू कर लिया जाए, आपके लिए ऑप्शन है चीफ से मिल जाए ताकि सूरत हाल की बेहतरी लाई जा सके। तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, उन पर कोई इल्जाम नहीं है, तो फिर इस प्रोसेस से गुजरने में कोई हर्ज नहीं है। ताहम इसका मुल्क पर बहुत बुरा असर हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि बात अल्लाह से ही करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी आपका। इसी दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ के तर्जुमान मुसद्दिक मलिक ने फाइनल राउंड में दाखिल होने वाली पनामा लीक्स JIT पर कई सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि क्या JIT सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक बनी है? क्या उनकी जमात ने JIT बनने पर इसलिए मिठाई बांटी थी कि वजीर आजम हाउस के फोन टैप करेंगे? साथ ही उनका यह कहना था कि एक नामालूम इदारे के नामालूम शख्स ने तस्वीर लीक की और उसके खिलाफ नामालूम तहकीकात की गई। उन्होंने दावा किया कि JIT कोशिश कर रही है कि 10 जुलाई के बाद उन्हें मजीद वक्त मिल जाए। क्या JIT कोई मसूद महमूद तलाश कर रही है? मसूद महमूद जैसे गवाह की तलाश से साजिश की बो आ रही है। जब JIT ने मान लिया, इस सब के बावजूद कि हमें कहा गया कि यह तस्वीर आपने रिलीज की, जब JIT ने मान लिया कि यह तस्वीर हमने लीक की है, तो उन्होंने क्या कहा कि एक नामालूम शख्स ने, जिसका ताल्लुक एक नामालूम इदारे से है, ये तस्वीर लीक की है और उसके खिलाफ एक नामालूम कार्रवाई कर दी गई है। यहाँ पे तो वो लोगों को ऊपर धौंस धांधली करके उनको डरा के कि तुम्हें जेल में 10-15 साल के लिए डाल दिया जाएगा, और मैं शफी साहब की बात कर रहा हूँ जो आप नाम पूछ रहे थे। यहाँ पे तो वो धौंस धांधली करके लोगों को कह रहे हैं कि तुम अपने रिट्रैक्ट करो एफिडेविट जो तुमने पहले दिए हुए हैं। अगर उनके पास सबूत हैं, अगर उनके पास शवाहिद हैं, तो क्या आने वाले लोग जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो सबूत नहीं दिखाए जा सकते ताकि उनके पास कोई यूजर ना रहे? तो फिर ये जेल से काहे को डरा रहे हैं? ये क्या साजिश हो रही है? ये हैं वो साजिशों के ताने बाने।
आप यहाँ पे लोगों को जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती करने की या जबर करने की कोशिश कर रहे हैं, वादा माफ गवाह बनाने के लिए, इससे आधी कोशिश आप क्यों नहीं करते एक बिजनेस क्लास का या इकॉनमी का टिकट लेके कतर जाके जो सवालात आपके जहन में हैं वो उस ख़ानदान से पूछ लें। आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं, इंटिमिडेट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आपको इस दौर का कोई मसूद महमूद बन जाए, मिल जाए। याद है आपको मसूद महमूद, वादा माफ गवाह जिन्होंने भुट्टो को फांसी दिलवाई थी, उसके बाद से आज तक किसी ने उनका नाम सुना? किसी को पता है वो मसूद महमूद कहां गए? सुना है एक तस्वीर आई किसी बीच के ऊपर, पता नहीं लातीनी मुल्क में या किस जगह के ऊपर किसी बीच पे देखे गए उसके बाद। तो ये जो मसूद महमूद की तलाश यहां पे है, ये इसमें से साजिश की बू आती है। या तो फैसला आप कर चुके हैं JIT, और अब आप एक किताबचा तैयार कर रहे हैं जो उस फैसले तक जा सके, और जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही वो आप नहीं उसके अंदर डालेंगे वो चैप्टर, और या आप 60 दिन ख़त्म होने के बाद एक्सटेंशन मांगेंगे ताकि ये सिलसिला जो है ये चलता रहे, शाम की महफिल जमती रहे, और एक तसलसल के साथ आने वाले इलेक्शन तक PMLN को और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर को मिलाइन किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि हुक्मरान बताएं कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, नाम लेकर बताएं कि साजिश फौज कर रही है या सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान ने कहा कि उन्हें सिर्फ वो कागज दिखाना है जो लंदन फ्लैट का असल मालिक कौन है। अगर मरियम मालिक हैं तो मतलब है कि ये रकम पाकिस्तान से चोरी करके ले गए। इमरान खान का मजीद कहना था कि जमहूरियत बचाने का दावा करने वाले अपनी चोरी छुपाने के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। मैं इनसे पूछता हूँ क्या साजिश है जी? नाम लेना। क्या फौज साजिश कर रही है आपके खिलाफ? क्या सुप्रीम कोर्ट साजिश कर रहा है? इतनी लंबी सारी कौम के सामने ये हुआ है, सीधा सीधा सवाल का जवाब आपने क्या देना था? छोटा सा जवाब था, सिर्फ वो हुसैन नवाज वो दिखा देते वो कंपनीज वो फ्लैट्स के बेनिफिशरी ओनर असल मालिक वो हैं या नहीं है। वो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाई। जो डॉक्यूमेंट सामने आई है उसमें मरियम नवाज है। इशू सिंपल है, लोगों के लिए मैं आसान कर देता हूँ। इशू बड़ा सिंपल है। अगर तो वो ICIJ की डॉक्यूमेंट ठीक कह रही है, जो कि बार बार वो जर्मन अखबार के आदमी बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि हम खड़े हैं कि मरियम है असल मालिका इन 4 महल्लात की। अगर मरियम है तो इसका मतलब 93 में लिए गए थे। अगर 93 में लिए गए थे तो बच्चे थे, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा है। इसका मतलब उसने चोरी करके पैसा बाहर ले गया, बच्चों के नाम पे ले लिया। हम बच्चों को सामने नहीं लेके आए, हम वो 45 साल के छोटे से बच्चे को हुसैन शरीफ को सामने नहीं लेके आए, ये लेके आए हैं। हमने मरियम शरीफ को सामने नहीं लेके आया, वो ICIJ में उसका नाम आया हुआ है। और अब बात करेंगे साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की, जिन्होंने कुछ देर पहले खिपरों में बात करते हुए कहा है कि मियां साहब शेर बने, आपके खिलाफ पहले साजिश हुई तो हमने साथ दिया, आपने कदर ना की, हमारे ही दोस्तों को तंग करना शुरू कर दिया। इमरान खान पर तनकीद करते हुए आसिफ जरदारी बोले कि क्रिकेट और पाकिस्तान चलाने में बड़ा फर्क है, वक्त आएगा तो उनको बताएंगे कि मुल्क कैसे चलाते हैं। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर कोई साजिश हो रही है, कोई इदारा साजिश कर रहा है तो आसिफ जरदारी को बताएं। उन्हें बताएं, अगर हमें नहीं बता सकते तो मौलाना फजलुर रहमान को बताएं, वो हमें बता देंगे। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि JIT मुतनाज़े हो चुकी। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी तो फिर उस पर बात होगी। JIT जद्दा, लंदन और दुबई में जाकर तहकीकात करना चाहिए थी। वजीर कानून पंजाब का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम न करें तो फसाद बर्पा हो सकता है। JIT मुतनाज़े है और रहेगी। राना सनाउल्लाह का यह भी कहना था कि सैल्यूट करने वाली अफसर मरियम नवाज की फैन थी। लेडी अफसर ने मरियम नवाज को सैल्यूट कर दिया तो क्या हो गया। अभी आपको खबर देंगे, जर्मनी ने पैनामा में ऑफशोर कंपनीज रखने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। जर्मन मीडिया के मुताबिक हुकाम ने लाखों यूरोज में पैनामा से टैक्स चोरों का डेटा हासिल किया है। पैनामा पेपर्स खरीदने का फैसला जर्मन अखबार की जानिब से पैनामा डेटा शेयर करने से इनकार के बाद किया गया। जर्मन फेडरल क्राइम ऑफिस के मुताबिक पैनामा पेपर्स की तफसीलात को तफसीली जायजे के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा में तब्दील कर दिया गया है। जर्मन तफ्तीशकार पैनामा के डेटा से टैक्स फ्रॉड के अलावा
असलहा स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के शवाहिद भी हासिल करना चाहते हैं। इसी खबर पर बात करेंगे। पनामा केस तहकीकात की रिपोर्टिंग करने वाले नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ होंगे पनामा लीक स्टोरी पर काम करने वाले सहाफ़ियों की टीम के रुकन द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा। पहले हम उमर चीमा से बात करते हैं। उमर, जर्मनी की खबर आपने देखी जो भी हमने नशर भी की है। उन्होंने अपने टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए पनामा से डेटा खरीद लिया है। पाकिस्तान में एक केस तो मंजर आम पर है, दीगर बहुत सारे नाम थे पनामा पेपर्स में। इस बारे में अपडेट कीजिएगा। देखिए, मेरे ख्याल उन्होंने पनामा से डाटा नहीं खरीदा और इनफैक्ट वो जो खबर आई थी वो ये आई थी कि उन्होंने पनामा पेपर्स का जो रिकॉर्ड है वो सारा एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया किसी से। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो खबर पढ़ने के बाद, वो गालिबन वो विसल ब्लोअर जिसने ICIJ के साथ डाटा शेयर किया था उसी से उन्होंने एक्वायर किया होगा। अदरवाइज जो पनामा गवर्नमेंट है वो उन्होंने इस चीज पे एग्री किया था कि अगर उनके वो पिछले दिनों उनके कोई एक टॉप फंक्शनरी यूरोपियन यूनियन की कोई मीटिंग में भी आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी मुल्क हमारे साथ यूरोप का हमारे साथ कोई राब्ता करेगा, हम उसके साथ कोई कोऑपरेशन करेंगे। इस सिलसिले में उनका कोई एक बाहमी यादाश्त के समझौते पर भी दस्तखत हुए थे। अब ये है कि ये फर्क है हमारे में और जर्मनी में। वो इतने प्रोएक्टिव हैं कि वो चाह रहे हैं कि हम अपने लोगों का डाटा एक्वायर कर सकें, क्योंकि ICIJ एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम किसी के साथ डाटा शेयर नहीं कर रहे। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक पब्लिक हुए हैं वही हैं। इस तरह से नहीं कि कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी मांग रही हो या किसी और इस तरह से हमारी पॉलिसी ये है कि शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने उनसे लिया है। अब मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जो जर्मनी का अखबार इन्वॉल्व था उन्होंने भी नहीं शेयर किया होगा, इन्होंने विसल ब्लोअर से। अच्छा उमर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी कितने अफराद थे जिनका नाम होगा हमारी याददाश्तों के लिए? जरा एक दफा आप कोई फिगर्स दे सकेंगे? ये दोबारा उमर काइंडली ये बताइएगा कितने पाकिस्तानियों का नाम था पनामा पेपर्स में, हम सबको याद दिलाने के लिए अगर आप दोहरा दें तो। देखिए, अब तो खैर काफी दफा इन चीजों पे बात भी हुई जिसमें जो अगर कंपनीज के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज्यादा कंपनीज सैफुल्लाह खानदान की हैं, जिसके जो 2-3 जिनके लोग सियासत में भी हैं, जिस तरह सलीम सैफुल्लाह खान है या अनवर सैफुल्लाह खान है या अनवर सैफुल्लाह के बेटे जो अभी सिटिंग सेनेटर हैं उस्मान सैफुल्लाह, उनका भी नाम है। तो ये सैफुल्लाह खानदान की कोई 36 कंपनीज हैं। इसी तरह से जो मैरियट होटल के जो मालिक हैं हशवानी साहब, उनका नाम भी उसमें आता है। और इवन के हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनका नाम भी उसमें शामिल है। इसके बारे में एक किसी ने को पिटीशन भी फाइल की हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, और अभी तक उस पर कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने कोई फैसला तो भी नहीं हुआ। उमर, आप बता रहे हैं कि तवील फहरिस्त है पाकिस्तानी भी उन अफराद की जिनके नाम पनामा पेपर्स में आए। हमारे साथ ही रहेगा आप। एजाज सैयद भी हमारे साथ ही मौजूद है। एजाज, आप पनामा केस की तहकीकात के बारे में रिपोर्टिंग करते रहे हैं मुसलसल, आपने क्या देखा? क्या पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से पनामा के डेटा के हसूल की कोई कोशिशें की गई? जी बिल्कुल, हमने ये देखा कि जब उमर चीमा ने और ICJ ने इस सारे मामले को ब्रेक किया और सारी दुनिया के सामने ये खबर लेके आए, तो हमने उस वक्त ऑब्जर्व किया कि हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं या एहतसाबी इदारे हैं वो क्या काम करते हैं। ये पनामा के पेपर्स के हवाले से जो 3 इदारे हैं वो फौरी तौर पर कार्रवाई कर सकते थे। हमने देखा कि FBR ने नोटिस इब्तिदा में कुछ जारी किए जिन जिन लोगों के नाम आए थे पनामा पेपर्स के हवाले से, तो बाद में इस मामले को दबा दिया गया। हमने ये देखा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसके अंदर फाइनेंशियल क्राइम्स विंग है बाकायदा तौर पर, और उसका बाकायदा एक सरबराह होता है जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स विंग और बैंकिंग सर्कल्स के हवाले से, बैंकिंग सर्कल भी एक अलग से है बीच में, जो कि इस ऐसे सारे मामलात की तहकीकात कर सकता है कानून के मुताबिक। तो FIA ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि FIA के जो उस वक्त के सरबराह थे मोहम्मद अमलेश, वो उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ये मामला उनके प्रीव्यू में ही नहीं आता। हालांकि कानून को अगर देखा जाए तो वो उनके प्रीव्यू में आता था, और आजकल वही मोहम्मद अमलेश वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चेयरमैन नैब बन जाए। चेयरमैन नैब जो है उनकी तरफ से भी हमने देखा कि प्रोएक्टिव कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज खुद नोटिस ले सकते। मुख्तसरन आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोई कोशिशें नहीं की गई डेटा के हसूल के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद और डी न्यूज़ के सहाफ़ी और ICIJ के रुकन उमर चीमा।
और अब एक और अहम खबर के ISI को पनामा केस JIT के मामलात चलाने और देखभाल का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया। JIT अरकान ने पहले ही दिन मालूमात महफूज रखने से मुतालिक फैसला कर लिया था। JIT ज़राए और वजारत दिफा हुकाम ने तस्दीक की है। इसी वजह से मीडिया मॉनिटरिंग, कानूनी पहलुओं, इंतजामी और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात में JIT को ISI की मुआवनत फराहम की गई। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने JIT की इंतजामी और सेक्रेटेरियल उमूर का कंट्रोल अपने तौर पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर संभाला। इसी वजह से मीडिया मॉनिटरिंग, कानूनी पहलू से मावनत, इंतजामी और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक मामलात में JIT को ISI की मावनत फराहम की गई। राब्ता किए जाने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी सवालात के जवाबात नहीं दिए। अदालत उज़्मा की अमल दरामद बेंच के सरबरा जस्टिस एजाज अफजल ने भी इस बारे में इस्तफसार पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि किसी को शिकायत है तो वो अदालत में उनसे राब्ता करे। ताहम JIT के ज़राए और वजारत दिफा में हुक्काम ने तस्दीक की कि JIT की कारगुजारी के पहले दिन ही तमाम अरकान ने फैसला किया कि मालूमात को महफूज रखना इंतहाई अहम है। गवाहों से पूछे गए सवालात अफशा हों तो फिर सारा अमल रुसवाई और बदनामी का बाइस बन जाएगा। ज़राए के मुताबिक JIT अरकान के इजलास में यह भी इत्तफाक हुआ कि तमाम महकमों से अफरादी क़ुव्वत लेने के बजाय सिर्फ ISI को सेक्रेटेरियल जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ज्यादातर इंतजामी उमूर भी ISI ही निपटाए। इसके अलावा नेशनल जुडिशल एकेडमी में कायम JIT सेक्रेटेरिएट और अरकान की सिक्योरिटी भी ISI ही के हाथों में हो और इसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से ली जाए, जिसकी जज साहबान ने मंजूरी दी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मंजूरी से मीडिया को आगाह नहीं किया था, इसलिए JIT की कारकर्दगी को उसके दायरे इख्तियार के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया गया। कराची वाले होशियार, खबरदार, दिमाग खा जाने वाला जरसूमा निगलेरिया फिर सर उठाने लगा है। गुलबर्ग और KDA स्कीम के पानी के नमूनों में जानलेवा जरसूमा निगलेरिया पाया गया है। इन्हीं इलाकों के 2 अफराद का गुज़िश्ता दिनों निगलेरिया से इंतकाल हुआ है। इंसदाद निगलेरिया कमेटी के मुताबिक इन इलाकों के पानी में आंतों की सोजिश, जल्दी अमराज और आंखों की सोजिश के जरासीम भी पाए गए। निगलेरिया कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलबर्ग और KDA स्कीम के पानी में क्लोरीन नहीं और सीवरेज का पानी भी शामिल है। इन इलाकों का पानी पीने के काबिल ही नहीं। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि पानी के टैंकों में क्लोरीन डाले जाने और आवाम पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। जी, कराची समेत सिंध भर में निगलेरिया से रवां साल अब तक 3 हलाकतें सामने आ चुके हैं। 2 हलाकतों का ताल्लुक कराची के इलाके गुलबर्ग और KDA स्कीम 1 से है। इन हलाकतों के सामने आने के बाद इंसदाद निगलेरिया कमेटी ने इन जो मुतासरा इलाके थे वहाँ का सर्वे किया है और पानी के नमूने हासिल किए हैं और जाँचने की कोशिश की है कि क्या इन नमूनों में क्लोरीन मौजूद है या नहीं है। जब टीम वहाँ पर पहुँची और उन्हें सर्वे किया है उस घर का और अतराफ़ के उन गलियों का, तो उससे मालूम हुआ है कि वहाँ पर पानी में क्लोरीन की शदीद कमी देखी गई है। ना सिर्फ क्लोरीन की कमी थी जबकि इसके साथ साथ पेचिश, मतली और डायरिया समेत मुख्तलिफ अमराज के जो जरसूमे हैं वो भी पानी में पाए गए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी इंकशाफ हुआ है कि पानी के साथ जो है सीवरेज की लाइन मिल गई है, जिसके बायस पानी जो वो पीने के काबिल भी नहीं रहा है। यही सूरत हाल है। 2 हलाकतों के बाद जो इंसदाद निगलेरिया की जो कमेटी है वो फ़ाल तो ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ना ही कोई प्रॉपर तौर पर सर्वे किया जा रहा है कि जी कहाँ पर क्लोरीन की कमी का सामना है। बुनियादी तौर पर पानी में क्लोरीन की कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी वो वाटर बोर्ड पर आयद होती है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था जी कि कमेटियाँ बन गई थी, सर्वे वो ज़रूर करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी रिपोर्ट जमा कराते हैं, लेकिन अमलन जो है लोगों को पानी में क्लोरीन जो मतलूबा मिकदार है वो नहीं मिल रही है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि वो अगर क्लोरीन की मिकदार को पूरा करना चाहते हैं तो क्लोरीन की टैबलेट्स अपने ओवरहेड टैंक्स और अंडरग्राउंड जो टैंक्स हैं वहाँ पे ज़रूर डालें। और एक चीज़ और जो तमाम रिपोर्ट में सामने आई है कि इन तीनों लोगों की जो मौत हुई है वो स्विमिंग करने से नहीं हुई, ना ही ये लोग तैराकी करते थे। इन तमाम तीनों की जो अमवात हुई हैं वो वज़ू करने से हुई हैं। तो जो लोग घरों पे वज़ू करते हैं या मस्जिदों में वज़ू करते हैं तो एहतियात ज़रूर करें। पानी बॉयल करके अगर वज़ू कर लें, नाक में पानी डालें, क्योंकि ये जरसूमा जो है वो नाक के ज़रिए से दिमाग को हिट करता है और फिर इंसान जो है वो दाराफानी से कूच कर जाता है। तो तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि वज़ू करते वक्त एहतियात ज़रूर करें ताकि इस मर्ज़ से बचा जा सके। जी, बहुत शुक्रिया। खाबर खान तफसीली तौर पर रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में इंसदाद निगलेरिया कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर ज़फ़र मेहदी। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। इंतहाई तशवीशनाक, अलार्मिंग रिपोर्ट सामने आ रही है। सबसे पहले हम चाहेंगे आप कराची के शहरियों के लिए इस रिपोर्ट की मज़ीद तफसील शेयर करें।
देखें, इस रिपोर्ट में जिस तरह से हम पहले सिर्फ और सिर्फ नेगलेरिया को देखा करते थे कि आया पानी में क्लोरीन है या नहीं, हमारी जो कमेटी का काम था। लेकिन ये दो जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं उसके बाद जो पानी के नमूने हासिल किए गए और उसकी जो जब लैब्स करवाई गई हैं तो उसमें पता ये चला कि जी इसमें इकोलाई भी आ रहे हैं, टर्बिडिटी भी ज़्यादा है और भी मतलब जल्दी इमराज के भी मामलात हैं, डायरिया की भी मामलात हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ों का उसके अंदर इंकशाफ हुआ और वो भी इस वजह से कि जी काफ़ी अरसे से जो है पानी वाटर बोर्ड के जो रिजर्वायर्स हैं उनकी सफाई का अमल नहीं हो सका है। इन दो डेथ्स के बाद जो है लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जनाब जाम खान शोरो साहब ने नोटिस लिया और तमाम रिजर्वायर्स की जो है सफाई का हुक्म दिया है, जो कि अब जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी डिजीज यकीनन इसमें अज्जा पाए गए होंगे लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग नेगलेरिया है, तो क्या क्लोरिनेशन नहीं होती वाटर रिजर्वायर्स की जो कराची को पानी जहां से सप्लाई किया जाता है? क्योंकि अगर वहां क्लोरिनेशन हो रही होती तो ये पानी इस तरह ना पहुंचता। देखें, KDA स्कीम 1 में जो शख्स हलाक हुए हैं इस बीमारी से, उनके सिर्फ 100 फीट के फासले पर वाटर पंप है। वाटर पंप पे जब हमने पानी चेक किया तो उसमें क्लोरीन की मौजूदगी पाई गई थी, लेकिन उनके घर में और उनके घर की जो इतराफ़ में मसाजिद थी उसमें वो क्लोरीन हमें नहीं मिली। इसका मतलब ये था कि जो लाइंस पानी की घरों के पास जा रही हैं, घरों में जा रही हैं, वो लाइंस इतनी रप्चर हैं कि क्लोरीन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर। अच्छा, ये जो दो केसेस आप बता रहे हैं KDS के इलाके के हैं? जी, एक ये गुलबर्ग एरिया का है और एक KDA स्कीम 1 का। तो बाकी दीगर इलाके जो कराची शहर के हैं वहाँ से पानी के नमूने लिए गए, चेक बिल्कुल लिए गए। अप्रैल से लेकर अब तक जो है 250 नमूने हम हासिल कर चुके हैं, जिनमें से 160 जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री हैं और तकरीबन 90 के करीब जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा, सबसे अहम सवाल डॉक्टर साहब कि आवाम घर पर परेशान हो रहा है, उन्हें लगता है कि जिस तरह नाक से अगर वो वजू के दौरान नाक में पानी लेंगे या नहाएंगे या स्विमिंग पूल में जाएंगे तो उन्हें यह बीमारी लग सकती है और इस वाहिमे का शिकार हो जाते हैं। किस तरह मेक श्योर किया जा सकता है, क्या एहतियात बरती जा सकती है कि वो सेफ फील करें? हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं हमारे डॉक्टर फजलुल्लाह पिंचो, उन्होंने 20 अप्रैल को एक कमेटी इसी सिलसिले में बनाई थी और तमाम मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को हमने एडवाइजरी जारी कर दी थी जिसमें प्रिकॉशंस मेजर बताए गए थे। और आवाम के लिए भी हमने पम्फलेट्स, ये मैं आप लेकर आया हूँ अगर आप चला सकें तो, हमने आवाम के लिए भी पम्फलेट्स बांटे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और बैनर्स वगैरह भी लगाए थे। उसमें यह है कि जी पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें वज़ू के वक्त, या तो आप जो ये मिनरल वाटर है ये यूज़ कर लें या उबला हुआ पानी कम से कम वज़ू के वक्त इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल्स में जाएं तो आप अपने नाक के ऊपर वो नोज़ क्लिप लगाएं। स्विमिंग करते वक्त अपने सर को जो है वो थोड़ा सा बाहर रखें, ठीक है। और अपने घरों के अंदर, जैसे छोटे इलाके हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स अगर महंगी हैं तो वो अपने घरों के अंदर जो छोटे टैंक्स हैं वो 2 चम्मच कपड़े धोने वाला जो ब्लीच है वो डाल सकते हैं। अच्छा, एक 2 चमचे आपने कहा कि ब्लीच डाल सकते हैं, कितने बड़े टैंक में? जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है, वैसे तो 120 गज का जो घर होता है उसका जो वाटर टैंक है उसके हमने कैलकुलेशन। सेहत क्या इस बारे में गौर कर रहा है कि क्लोरीन टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएं आवाम में? जी बिल्कुल की हैं, पिछले साल भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी, इस साल भी हमने 2 लाख टैबलेट्स। जब तकसीम करें मुझे बताइएगा, मुझे भी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को मिल नहीं रही, उनकी शिकायत ही है, मेरा मकसद नहीं, जिसको भी चाहिए। हमारे EDO साहब हैं डॉक्टर तौफीक, उनके जितने भी DHO साहिबान हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिस में ये टैबलेट्स मौजूद हैं। अभी WHO हमें और 5 लाख टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि 2 से 4 दिन के अंदर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जफर मेहदी साहब, आपने जियो न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए मामले से मुतालिक बात करने के लिए। उन्होंने यही कहा कि एहतियात बरतनी, शहरियों को खुद से भी एहतियात बरतनी होगी इस मामले पर। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले वाक़े की। कल हवाओं में उड़ने वाला डॉलर आज औकात पर आ गया है। ये डॉलर आज 105 रुपया 50 पैसे का हो गया। और कल ये कैसे 108 रुपए का हो गया था, इसकी तहकीकात का हुक्म वजीर खजाना इसहाक डार ने दे दिया है। उनका कहना है कि डॉलर की महंगाई दानिस्ता और मसनूई थी, हुकूमत का फैसला नहीं था। और अब आपको खबर देंगे कोयटा से, जहां टारगेट किलर्स ने दिन दिहाड़े कार्रवाइयां की हैं। 3 घंटे में फायरिंग के 2 वाकयात पेश आए हैं जिसमें 4 अफराद जाम बहक हो गए। हलाक होने वालों में BNP के रहनुमा भी शामिल हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। सलमान, बलूचिस्तान की दारुल-हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में इस साल रवां के दौरान 6 माह में तकरीबन 146 अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। ये टारगेट किलिंग लिसानी बुनियादों पर, फ़िरका वाराना बुनियादों पर और पुरानी दुश्मनी की बुनियादों पर होने वाले इन तमाम वाक़यात में मजमूई तौर पर 146 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से महज 40 अफराद
कोयटा में निशाना बनाए गए, जिनमें न सिर्फ ये कि पुलिस एहलकार शामिल थे, एफसी के एहलकार शामिल थे, जनरल पब्लिक शामिल थी, इसके अलावा मुख्तलिफ दुश्मनियों के शाखसाने में बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि सैकड़ों इसमें जख्मी हुए। पुलिस हर वाक़े के बाद इन वाक़यात पर काबू पाने और दुश्मनों का कला कमा करने के दावे ज़रूर करती है, लेकिन अभी तक ऐसी हकीकत नज़र नहीं आई और कोई भी वाक़या ऐसा नहीं हुआ जिसमें बरवक्त पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में मामलात को संभाल लिया जाए। जी।